बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हु इज़ कॉन्सुलेटर, अपॉइंटमेंट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ कॉन्सुलेटर एंड कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सुलेटर के बाद जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेटर को रेफ़र कर दिया जाता है, और अगर आर्बिट्रेटर भी कोई सेटलमेंट ना करवा सके तो एम्प्लॉयर और जो वर्कमैन हैं वो लॉकआउट या स्ट्राइक पर चले जाते हैं, और ये लॉकआउट या स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लॉकआउट और स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है। आज के सेशन में हम इसको कंप्लीट देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो था वो सेक्शन 39 तक हमने डिस्कस किया था। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, लॉकआउट और स्ट्राइक कैसे होती है, आज के सेशन में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन जो 40 है ये लॉकआउट और स्ट्राइक पर जाने की कुछ कंडीशंस हमें बताता है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये लॉकआउट और स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहती है। फर्स्ट देयर मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एंड सेकेंडली no settlement is arrived at during the course of conciliation proceeding, and the third, parties to the dispute do not agree to refer it to any arbitrator under section 39. And the next, there must be 14 days notice by the workman to the employers for strike, or the period of notice under section 36 upon declaration of failure of conciliation proceedings have been made, whichever is later for the purpose of lockout. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अगर स्ट्राइक या लॉकआउट कर दें तो इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये जो डिस्प्यूट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड होना चाहिए जो इंडस्ट्री के रिलेट करती है, और ये जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत आते हों। इसके बाद जो कॉन्सुलेटर है इन मुलाजमीन के दरमियान कोई सेटलमेंट ना करवा सके और कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद पार्टीज़ इस बात पर एग्री ही ना करें कि वो मामले को आर्बिट्रेटर के पास ले जाएं या आर्बिट्रेटर को इसको रेफ़र कर दें, और सेक्शन 36 का जो नोटिस है वो जो कि कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग्स के फेल होने के मतलब है वो भी दिया जाएगा। तो ये सब जो कंडीशंस हैं, ये सब जो सूरतें हैं, जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो लॉकआउट या स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं लॉकआउट और स्ट्राइक की। जो डेफिनेशन है ये लॉकआउट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 में दी गई है। लॉकआउट मीन्स the closing of place or a part of place of employment or the suspension of work wholly or partly by an employer, or refusal absolute or conditional by him to continue to employ any number of workmen employed by him, and the closing, suspension or refusal must occur either in connection with industrial dispute. तो डियर स्टूडेंट्स, लॉकआउट का मीनिंग है मुलाजमीन का, मीन्स के एम्प्लॉयर का इंडस्ट्री का जो काम है उसको रोक देना, मीन्स के क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस है। अब ये मुकम्मल तौर पर भी हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है, या कतई काम करने से इनकार भी हो सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्यूजल भी हो सकता है। अब क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस और सस्पेंशन ऑफ वर्क जो कुछ भी है ये ज़रूरी है कि ये किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नतीजे में होना चाहिए, और लॉकआउट का बुनियादी मकसद जो है वो वर्कमैन या जो मुलाजमीन हैं इनको कंपेल करना है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट काम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी एक चीज़ कि ये जो लॉकआउट है ये हमेशा एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, वर्कमैन की तरफ से नहीं होता। मीन्स के जो एम्प्लॉय देता है, जो एम्प्लॉयर होता है,
अगर वो जो वर्क प्लेस है, जो काम है, उसको, उस वर्क प्लेस को क्लोज़ कर दे या उस काम को रोक दे या जो काम करने का टाइम है उसको बंद कर दे, तो ऐसी सूरत में, और ये जो डिस्प्यूट है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड होना चाहिए, तो ये जो है ये लॉकआउट कहलाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्राइक को। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2(8) में स्ट्राइक की डेफिनेशन दी गई है। स्ट्राइक मीन्स अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय द बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिंग इन कम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क है, वर्क की रोक है, वही है कि काम को रोक देना है, और ये बाई बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकता है, ऐसे कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हों, मुलाजमत पर हों, और ये काम बंद कर दें या काम से रेफ्यूज़ कर दें, और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो। वो जो बॉडी ऑफ वर्कर्स हैं या बॉडी ऑफ वर्कमैन हैं, इनके कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो, तो इन लोगों ने जिन्होंने ये काम बंद किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयड हों, तो इस सिचुएशन को स्ट्राइक कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्ट्राइक क्या है और लॉकआउट क्या है। स्ट्राइक जो है वो मुलाजमीन की तरफ से होती है, वो वर्कमैन की तरफ से हो सकती है, और जो लॉकआउट है वो एम्प्लॉयर्स की तरफ से हो सकता है, वो आजर की तरफ से हो सकता है, मतलब कि जो उजरत देने वाला है उसकी तरफ से हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 40 हमने लॉकआउट एंड स्ट्राइक को देख लिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा लॉकआउट और स्ट्राइक यार, और डिफरेंस बिटवीन, बेसिक जो डिफरेंस है लॉकआउट और स्ट्राइक का वो भी आपको पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 एप्लीकेशन टू लेबर कोड। सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 के तहत जो जिस पार्टी ने जो डिस्प्यूट रेस किया होगा या डिस्प्यूटेड पार्टी होगी, वो एक एप्लीकेशन दे सकती है, लेबर कोड को अप्लाई कर सकती हैं या किसी भी कमीशन को दे सकती है। अगर कोई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एडजुडिकेट करने के लिए जो कमीशन मुकर्रर किया गया हो, या अगर कोई लेबर कोड बनाई गई है, तो दोनों को एप्लीकेशन दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग आर कमेंसमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट आर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ स्ट्राइक आर लॉकआउट, ये एप्लीकेशन जो है ये दी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि बाज़ औक़ात फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्राइक और लॉकआउट को जो है वो प्रोहिबिट करार दे सकती है, ममनुआ करार दे सकती है। सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 के तहत ये मुमकिन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लॉकआउट और स्ट्राइक को प्रोहिबिट करार दे सकती है। मतलब कब लॉकआउट और स्ट्राइक को ममनुआ करार दिया जा सकता है? वेयर द स्ट्राइक और लॉकआउट, ये एक्चुअली 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जब इसको, या 3 बेसिक लॉ हैं जब इसको प्रोहिबिट करार दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर द स्ट्राइक और लॉकआउट लास्ट फॉर मोर देन 30 डेज, जब लॉकआउट और स्ट्राइक जो है वो मोर देन 30 डेज 30 दिन से ज़ायद चली जाए, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मे बाई ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट इट। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो ऐसा कर सकती है। ये अथॉरिटी किसके पास है? सबसे पहले तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत आते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ट में स्पेसिफाई करेगी, और ऐसी जो स्ट्राइक्स और या लॉकआउट्स हैं उनको प्रोहिबिट करार दे सकती है। और इसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत अगर वो डिस्प्यूट आता है या वो इंडस्ट्री या वो इस्टेब्लिशमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत आता है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। प्रोहिबिट हो गया, इसके बाद डिस्प्यूट जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है लेबर कोर्ट और कमीशन को। इसके बाद जो प्रोहिबिट करने का दूसरा तरीका है वो ड्यूरिंग द
स्ट्राइक और लॉकआउट किया जा सकता है, या फिर तीसरे जो प्रिंसिपल में स्ट्राइक और लॉकआउट से पहले इसको ममनुआ या प्रोहिबिट करार दिया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 41 के तहत स्ट्राइक और लॉकआउट को कब प्रोहिबिट करार दिया जा सकता है, जब लॉकआउट या स्ट्राइक जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो और पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज है उसको जो वायलेट करता हो या उसमें कोई हर्डल आने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में लॉकआउट या जो स्ट्राइक है उसको प्रोहिबिट करार दिया जा सकता है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब सेक्शन 40 सब सेक्शन 5 के तहत डिस्प्यूट जो है वो कमीशन या फिर लेबर कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता है, तो लेबर कोर्ट अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 के तहत विदिन 30 डेज़ इस पर अवार्ड देगी। अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो अवार्ड है ये इसमें डिले हो सकता है, ठीक है। तो इस डिले की जो रीज़न है वो लेबर कोर्ट या जो कमीशन है वो इसके मुतल्लिक बता देगा अपने अवार्ड में। इसके बाद इसकी ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड है सेक्शन 40 सब सेक्शन 9 में इसके अवार्ड के बारे में बताया गया है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेबर कोर्ट या कमीशन का जो अवार्ड है ये स्पेसिफाई किया गया होगा अवार्ड में कि ये कब तक वैलिड है। अगर ना किया गया हो तो लेस दैन 2 ईयर जो है इसकी ड्यूरेशन है, ये 2 साल के लिए वैलिड हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस लॉकआउट को जब प्रोहिबिट करार देगी या ममनुआ करार देगी तो अपने ऑफिशियल गज़ट में इसकी मुकम्मल जो तफसीलात है वो शाया करेगी, इसकी काजिंग इसकी वजूहात बताई जाएंगी, और अगर ये सीरियस हार्डशिप टू द कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है या नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज है उसके अगेंस्ट है, तो ऐसी सूरत में जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इसको प्रोहिबिट करार दे सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 41 जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के रिलेटेड है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 23 के स्केजुअल 1 में जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। मैं आपको इसके रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केजुअल 1 में बताया गया है कि जनरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और वाटर टू द पब्लिक। मींस कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, गैस या ऑयल या वाटर की जो जनरेशन है, प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या इसको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग जो है या इसकी जो सप्लाई है, इसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो या ऐसी जो सर्विसेज हैं इसके अगेंस्ट जो है वो लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं हो सकता। इसके बाद एनी सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी एंड सैनिटेशन है। सैनिटेशन के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं तो इनके जो मुलाजमीन हैं या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो भी लॉकआउट और स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। इसके बाद हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज है। इसके बाद फायर फाइटिंग सर्विसेज है, फायर फाइटिंग सर्विसेज है। इसके बाद एनी पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज हैं। इसके बाद रेलवे और एयरवेज़ की जो सर्विसेज हैं। इसके बाद ड्राई पोर्ट की जो सर्विसेज हैं। इसके बाद वॉच एंड वार्ड स्टाफ है और सिक्योरिटी सर्विसेज मेंटेन इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो मैंने अभी आपको जो सर्विसेज गिनवाई हैं, इन सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कमैन हैं वो जो है ना वो स्ट्राइक और लॉकआउट पे नहीं जा सकते, प्रोहिबिट है, ममनुआ करार दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है। अक्सर स्टूडेंट एक्चुअली इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि सर स्ट्राइक और लॉकआउट जो है ना ये आपस में मिक्सअप हो जाता है, डिफरेंस नहीं बन पाता। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।